अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन जो हमारा लेक्चर है, इसके मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि इसके मैंने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है लेक्चर का, उसमें मैंने आप लोगों से जो है वो इसकी इंट्रोडक्शन को और नॉमेनक्लेचर जो है उसको डिस्कस किया था, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स एंड देयर सॉल्ट्स। ये दोनों जो पार्ट्स हैं, ये वो मैंने जो दोनों पॉइंट्स हैं ये मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे। ठीक है, अब इसके जो ये सेकेंड पार्ट है, या आज का जो सेकेंड पार्ट है इसका लेक्चर का सेकेंड पार्ट जो है, इसमें मैं आप लोगों से जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स को डिस्कस करूंगी, और उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ हैलोजेंस एज वेल एज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सी एसिड्स को आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। और जिनके अंदर जो है कौन कौन सी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी फर्स्ट पे, सेकंड नंबर पे हम एसिड स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे, थर्ड नंबर पे हम ऑक्सीडेशन पावर को डिस्कस करेंगे, और फोर्थ नंबर पे जो है वो हम कंपैरिजन करेंगे ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट हैलोजेंस। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो है स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ, ये पार्ट नंबर बी में। ये मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि ये जो फर्स्ट जो पार्ट ए है उसमें मैंने आप लोगों से जो है वो ये दोनों पार्ट्स डिस्कस किए हैं, दोनों पॉइंट्स डिस्कस किए, इंट्रोडक्शन और नॉमेनक्लेचर। और ये जो लास्ट जो आपका पार्ट बी है उसमें ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये मैं आप लोगों से पार्ट बी में डिस्कस करूँगी। ठीक है, जो कि आज का लेक्चर है हमारा पार्ट बी। तो हम स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो है हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स की तरफ आते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स जो हैं, क्योंकि हमने ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, ये मैंने आप देख सकते हैं आप जो हेडिंग है, मेन हेडिंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। और हैलोजेंस में आपको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है उनके ऑक्सी एसिड्स थे। तो फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स जो हैं वो सिर्फ एक HOF है जिसको प्रिपेयर किया गया था, लेकिन वो हाईली अनस्टेबल है, तो इस वजह से उसको मजीद डिस्कस नहीं किया जाता। ठीक है, अनस्टेबल है, फ़ौरन से डिकम्पोज हो जाता है। तो अब सेकेंड जो है वो आपके क्लोरीन के जो है वो ऑक्सी एसिड्स हैं, जिनके अंदर जो है वो ऑक्सी एसिड्स का तो होप्स हो कि आपको पता ही है, फर्स्ट में सारा मैंने एक्सप्लेन किया है कि ऐसे एसिड्स जिनके अंदर ऑक्सीजन जो है वो मौजूद हो, या आप इनको कहते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स ऑफ हैलोजेंस आर कॉल्ड एज ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। तो अब इन्हीं की बात स्टूडेंट्स में कर रही हूँ। तो ये मैं विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में जो है वो क्लोरीन की रिस्पेक्ट से ऑक्सी एसिड्स को डिटेल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है वो इन्हीं के ये जो आपके क्लोरीन हैलोजन जो है वो क्लोरीन यहाँ पर ले रहे हैं, तो उसी के ऑक्सी एसिड्स की मैं बात करूँगी। तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये चार आपने एसिड्स देखे थे, नॉमेनक्लेचर में हमने डिस्कस किया था, डिटेल में मैंने आप लोगों से पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें फर्स्ट जो हमारा एसिड था वो हाइपोक्लोरस एसिड, जिसमें एक ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन एटम एक मौजूद होता है। ठीक है, HClO जो है इसका फॉर्मूला था। सेकंड जो है वो क्लोरस एसिड है, जिसको हम लिखते हैं HClO2 से, और क्लोरिक एसिड जो है वो HClO3 था, और लास्ट जो एसिड था पर क्लोरिक एसिड, जिसको हम HClO4 जो है ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट्स अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं अच्छे से इनका पता, तो वो आप जो है पहले फर्स्ट पार्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, तो तब जाके फिर इसकी तरफ आएँ, तो फिर आप लोगों को जो है वो उनके नेम लिखने में आसानी होगी। ठीक है, ये मैंने नेम्स क्यों ऐसे लिखे हैं, इसका कोई और नेम क्यों नहीं है, तो वो सारी बातें जो है ये मैंने नॉमेनक्लेचर में डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैं बात की है स्ट्रक्चर की, में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों से जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि ये स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट से, कि जो आपका ये आप देख रहे हैं लाइन कि ऑक्सी एसिड मॉलिक्यूल कंटेन्स हाइड्रोजन लिंक टू दी हैलोजन एटम थ्रू एन ऑक्सीजन एटम, कि आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो लिंक्ड किया हुआ है हैलोजन एटम के साथ थ्रू एन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के थ्रू जो है वो आपस में ये इनका लिंक हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है, तभी आप जो है उनके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में फिर आपको आसानी होगी। तो हम सबसे पहले HClO की बात करें, तो यहाँ पर H जो हाइड्रोजन है हमारे पास, H जो है वो लिंक्ड कर रहा है हैलोजन Cl के साथ थ्रू एन ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है और फिर जो है वो Cl यहाँ पर, मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, आपका जो हाइपोक्लोरस एसिड है, यानी कि हम फर्स्ट इसकी बात करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे। ठीक है, तो HOCl होप्स हो कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, और दूसरी एक और बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर आपने अंडरस्टैंड करनी है स्टूडेंट्स, वो ये कि पहली तो बात आपने देखी कि ये हाइड्रोजन हैलोजन के साथ लिंक कर रहा है थ्रू एन ऑक्सीजन एटम, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई अच्छे से। अब यहाँ पर जो दूसरी बात है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के रिस्पेक्ट से भी आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि देखें यहाँ पर जो क्लोरीन है उसके ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या है, +1 है। ठीक है, वो कैसे, ये भी मैंने सारा कुछ जो है वो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जो प्रीवियस लेक्चर है पार्ट 1 उसमें डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा से इस चीज़ को आप लोगों को से डिस्कस कर देती हूँ ताकि आप लोग जो है वो इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये HClO है ना, तो इसी की मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात कर रही हूँ। तो देखें HClO है,
ये हमारे पास तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्लोरीन का क्या होगा +1। मैंने भी कहा कैसे कि ऑक्सीजन का अटोमिक ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -2 होता है ना, तो यहाँ पर क्या है ये -2 है तो ऑटोमेटिकली बाकी का पार्ट का क्या होना चाहिए +2। ठीक है, तो ये क्या होगा कि +2 करने के लिए आपको पता है हाइड्रोजन का क्या होता है हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +1, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है तो ये +1 होता है। ठीक है, तो ये अब क्लोरीन का बच गया जो अब आपने इसका फाइंड आउट करना है। तो अब ये क्या है -2 है तो ऑटोमेटिकली इसको क्या होना चाहिए +2। तो ये +2 कैसे बनेगा, +1 तो ऑलरेडी मौजूद है, उसमें क्या करेंगे +1 ही ऐड करेंगे ना, तो +2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट तरीका है। अगर आप प्रॉपर इसका मेन जो इसका फॉर्मूला के थ्रू तरीका फाइंड आउट करना चाहते हैं सारा उस तरह से, तो फिर आप जो है उसका लेदर जो लेक्चर है मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इस लेक्चर को आप जो है वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये +1 इस तरह से आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ये +1 आ गया। ठीक है, अगर इसी तरह आपका ये HClO की बात हो रही थी स्टूडेंट्स, ये HClO की बात हो रही थी जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें क्लोरीन का +1 है। अब इसी तरह मैं HClO2 की बात करूं तो यहाँ पर क्या है HClO2 है तो 2 ऑक्सीजन है तो एक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है ना हमेशा, तो ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होकर तो ये -4 हो जाएगा। इस ऑक्सीजन के ऊपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -4 और इसका क्या होता है हाइड्रोजन का हमेशा +1, तो इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेंगे, ये -4 है तो इसको +4 होना चाहिए, तो ये क्या होगा +3 करेंगे ऐड तो तभी जाके ये +4 होगा। तो यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा +3, यहाँ पर क्या था +1, यहाँ पर क्या हो गया +3 हो गया। अब इसी तरह जो थर्ड है HClO3, ठीक है, HClO3 की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर अब इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखें HClO3 मतलब एक और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एटम जो है वो इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन का -2 होता है तो 3 2 6 मतलब 6 है तो ये -6 हो गया, तो यहाँ पर +1 है हाइड्रोजन के ऊपर, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसको +6 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा +5 ऐड करेंगे तो तब ये +6 हो सकता है ना, तो ये +5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आप लिख देंगे +5। इसी तरह जो लास्ट है ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन HClO4, इसको आप लिखेंगे पर क्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर आप देखें तो HClO यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है मजीद, मतलब आप देख रहे हैं कि इंक्रीज होता जा रहा है, +1 था फिर +3 हुआ +5 और हमें वैसे लग रहा है कि क्या इसके बाद +7, तो ये होगा भी +7 कैसे, देखिए -2 ऑक्सीडेशन नंबर तो 4 2 8, ये -8 है तो इनको क्या होना चाहिए +8, तो ये +1 तो ऑलरेडी मौजूद है तो इसका क्या होगा, क्या ऐड करेंगे तो +8 होगा, तो +1 मौजूद है तो +7 ही ऐड करेंगे तो +8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +7, तो यहाँ पर आपने लिख दिया +7। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो देख लिया, फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर अगर क्लोरीन, तो यहाँ पर हमने क्लोरीन लिया ना हेलोजन, अगर हम जनरल रिप्रेजेंट करें तो हम इसको लिखेंगे HXO। ठीक है, सेकेंड वाली को हम लिखेंगे HXO2 और फिर लिखेंगे HXO3 और इसको लिखेंगे हम HXO4, यानी कि जनरल है, यहाँ पर हमें नहीं पता कि हेलोजन कौन सा है। ठीक है, वो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी, मतलब कोई भी हेलोजन हो सकता है। ठीक है, तो ये इस रिस्पेक्ट से स्टूडेंट्स आपने फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ पर क्या है +1 है, ये +3 होगा, ये प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +5 होगा और यहाँ पर जो है वो +7 होगा। इस तरह से आप लोग फाइंड आउट करते हैं। तो होप्स हो कि ये पॉइंट जो है वो अब आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स जब हम यहाँ पर ये बात मैंने क्यों डिस्कस की, ये मैं अभी जब स्ट्रक्चर को आप लोगों से डिस्कस करूँगी तो फिर आप लोगों को स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी होगी। तो देखें यहाँ पर जो है वो क्लोरीन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसका मतलब ये है कि क्लोरीन सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन क्या करेगा, सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर एक बॉन्ड ही वो बना रहा है। ठीक है, तो बाकी जो है वो इसके जो आप जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि वो इन द फॉर्म ऑफ लॉन पेयर होंगे ना, तो वो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बाकी एक जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स फिर आपने इस तरह से रिप्रेजेंट करने 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7वां इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, 3 जो है वो आपके लॉन पेयर्स हैं इसके अंदर और बाकी जो है वो एक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हाइड्रोजन जो है वो उसका एक होता है, तो वो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिया और ऑक्सीजन के होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज़ किया, दूसरा ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज़ किया, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज़ कर लिए और 2 जो है वो इसके लॉन पेयर जो है वो इस तरह से आपने रिप्रेजेंट कर दिए, 2 2 4 ये हो गए, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आप लोगों ने इसके मेंशन कर देने। तो होप्स ऑफ स्टूडेंट्स ये जो आपको स्ट्रक्चर है हाइपोक्लोरस एसिड का ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। अब इसी तरह जो है क्लोरिक एसिड की तरफ आते हैं तो इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, सेम वैसे ही आपने करना है। यहाँ पर मैं साथ में यहाँ पर अब डिस्कस कर लेती हूँ HClO HO, ठीक है, HO और साथ में फिर Cl और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी कि HO ये साथ में
एक मिनट में यहाँ पर ना इसको ऐसे लिख देती हूँ। हाँ, HO ये बॉन्ड है स्टूडेंट्स, ये बात याद रखनी है, मैंने बॉन्ड साथ में रिप्रेजेंट किया है, बॉन्ड को यहाँ पर मेंशन किया है HOCl, और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ जो है वो ऑक्सीजन। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि डबल बॉन्ड के साथ क्यों ऑक्सीजन बन रही है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ क्यों? तो वही बात स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या है इसका +3 है ना, और यहाँ पर क्या था +5 था, और यहाँ पर क्या था +7 था। ठीक है, तो +3 है मतलब ये 3 बॉन्ड्स बनाएगा। तो देखें कि क्लोरीन ने अपना एक बॉन्ड ये बनाया और 2 बॉन्ड्स ये हैं, 2 1 2 और 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अब इनके जो है वो आप किस तरह से इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, तो यही बात मैं आप लोगों से अब डिस्कस करने जा रही हूँ। तो देखें ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया हुआ है, दूसरा ऑक्सीजन के ने इसके साथ एक ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो बाकी 3 और 4 5 और 6 इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे हो गए। अब क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 था, तो इसलिए 3 बॉन्ड्स बना रहा है। ठीक है, तो आप देखें एक इलेक्ट्रॉन ये इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं ना, 7 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 ये हैं बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लॉन पेयर की फॉर्म में होंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आपने इसके मेंशन कर देने हैं। और ऑक्सीजन की अब बात करें तो ऑक्सीजन के देखें एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व किए हुए बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है ना, तो 2 जो है वो लॉन पेयर की फॉर्म में जो है वो यहाँ पर आपने मेंशन कर देने, 1 2 3 और ये 4 5 और 6 2 लॉन पेयर्स और 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं। इस तरह से आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर बना लिया। तो ये आपका हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर हाइपोक्लोरस एसिड का, और सेकेंड जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है, क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर आप लोगों ने मैंशन कर देना है। अब थर्ड नंबर पर आते हैं हमारे पास क्लोरिक एसिड जो है, इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो क्लोरिक एसिड जो है वो H है, और फिर नेक्स्ट वाला जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है कि HO साथ में HClO3 है, मतलब 3 ऑक्सीजन एटम है। तो आप इसको कैसे मेंशन करेंगे? इसी तरह अब HOCl और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब इसी के अंदर चेंज ला के करते जाएंगे। ठीक है, अब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब 3 ऑक्सीजन लगाने हैं, तो 2 ऑक्सीजन तो लगे हुए हैं, इसी तरह आप एक और ऑक्सीजन जो है वो नीचे लगा लें या आपकी मर्जी ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने मेंशन कर देना है। और अब आप देखें कि यहाँ पर 5 ये बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्लोरीन का यहाँ पर +5 है, तो ये 5 बॉन्ड बनाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो आपने देखा इसमें अंदर 5 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप बाकी जो ये लॉन पेयर्स हैं वो मेंशन कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डाला हुआ है यहाँ पर, ठीक है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। दूसरा ऑक्सीजन की तरफ आए तो ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो एक ये है, दूसरा ये है, तो तीसरा चौथा पांचवा और छठा ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से लॉन पेयर की फॉर्म में शो कर दिया आपने। क्लोरीन के 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 बॉन्डिंग में है, तो 6 और 7 वो आपने इस तरह से मेंशन कर दी लॉन पेयर की फॉर्म में। और बाकी जो है वो इस क्लोरीन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें और इस ऑक्सीजन की, तो 2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, तो तीसरा चौथा पांचवा और छठा ये हो गया। और इसी तरह 2 बॉन्डिंग में इसके इन्वॉल्व हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ क्लोरीन की मैं बात कर रही हूँ, सॉरी। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है तो 1 2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो 3 4 और 5 और 6 ये इस तरह से आपने मेंशन कर दिए। तो ये आपका जो है वो क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। और साथ में आपने Cl का जो है ऑक्सीडेशन नंबर भी देखा +5, तो इसमें 5 बॉन्ड्स बनाए हुए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब लास्ट है हमारे पास HClO4, तो यकीनन आपको जो है उसका भी स्ट्रक्चर जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि बस इसी के अंदर क्या हमने करना है कि एक और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन साथ में लगा देनी है। ठीक है, जो यहाँ पर मैं साइड पे बना देती हूँ ताकि आप लोगों को पॉइंट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए सारे पॉइंट्स। ठीक है, HOCl, फिर यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर दूसरी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर जो है वो तीसरी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब ये 7 बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, तो अब 7 बॉन्ड्स आप देख रहे हैं कैसे के बना रहे हैं क्लोरीन, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ये 7 बॉन्ड्स इसने बना लिए हैं। तो इस तरह से आप लोग इसे आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लॉन पेयर बाकी जो है वो मेंशन कर लें कैसे। हाइड्रोजन ने एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो आपने शो कर दिया इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो 1 2 2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, तो बाकी 3 4 5 6 2 लॉन पेयर की फॉर्म में आपने शो कर दिए। क्लोरीन जो है वो 7 बनाता है, तो यहाँ पर 7 के 7 इसने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो इसलिए कोई भी लॉन पेयर इसके ऊपर मौजूद अब नहीं है। और ऑक्सीजन के पास जो है वो कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 बॉन्डिंग में इसके इन्वॉल्व हैं इस ऑक्सीजन के, तो बाकी जो है 3 4 5 6 इस तरह से आपने मेंशन कर दिए। इसी तरह इसके भी 2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, तो बाकी 3 4 5 और 6 2 लॉन पेयर्स हैं। इसी तरह इसके भी 2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, तो 2 जो है वो इसमें 3 4 5 6 2 लॉन पेयर्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका
पर क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कहला रहा है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से आप लोगों ने मेंशन कर दिया। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये जो आप लोगों से मैंने डिस्कस किए हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है, हैलोजन जो है वो क्लोरीन है, तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन क्लोरीन के जो हमने सॉल्ट एसिड्स जो डिस्कस किए हैं उनके स्ट्रक्चर्स होप्स हो कि आपको सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए हैं। तो अब ये हमारा स्टूडेंट्स ये जो थर्ड पॉइंट है वो भी आपको मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स। तो यहाँ तक हमने पॉइंट क्लियर किया। अब मैं स्टूडेंट्स आती हूँ सेकेंड पार्ट की तरफ, यानी कि जो सेकेंड इसका पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ हैलोजेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सी एसिड्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए इसी पॉइंट के अंदर। तो वैसे तो वो नेक्स्ट पार्ट था लेकिन मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। ये आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की थी। ठीक है, तो ये वही बात है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ हैलोजेंस में डिस्कस कर लिया। अब मैं आती हूँ लास्ट पॉइंट्स की तरफ, लास्ट पॉइंट की तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सी एसिड्स की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ हैलोजेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सी एसिड्स जो हमारा पॉइंट है, जिसमें ऑक्सी एसिड्स जो हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें हैलोजेंस है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने आप लोगों से भी डिस्कस की हैं। ये HXO, XO2, 3 और 4 वाले की, +1, +3, +5 एंड +7। ठीक है, ये तो मैं अभी आप लोगों से डिटेल में सारे पॉइंट्स मैंने भी आप लोगों से डिस्कस किए हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज़ की तरफ हम आते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सी एसिड, जिसमें हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, थर्मल स्टेबिलिटी। मतलब थर्मल कहते हैं हीट को, हीट या टेम्परेचर। ठीक है, तो हीट के टुवर्ड्स हीट ये स्टेबल होते हैं, तो उसकी हम देखेंगे कि वो किस तरह से इनके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। तो हम कहते हैं कि विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, तो यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो होंगे वो क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। देखिए ना, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, +1 से +3 हुए, फिर +3 से +5, +5 से +7। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती जाएगी, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो इंक्रीज करते जाएंगे, एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एसिड जो है वो भी इनके अंदर क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो लेट्स सपोज कि हमारे पास ये अगर हम हैलोजन क्लोरीन ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका जो फर्स्ट हैलोजन है हाइपोक्लोरस एसिड, जो ऑक्सी एसिड है हाइपोक्लोरस एसिड, फिर सेकंड जो है वो क्लोरस एसिड है, फिर क्लोरिक एसिड है और फिर पर क्लोरिक एसिड है। तो इसमें जो पर क्लोरिक एसिड है ये क्या होगा, ज़्यादा थर्मली स्टेबल होगा। ठीक है, इट इज़ मोर थर्मली स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकंड दिस वन, फिर ये इससे ज़्यादा स्टेबल है, फिर ये। ठीक है, सबसे लास्ट में ये HXO है। क्यों, ये यहाँ पर इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ, HXO4 वाला जो है वो ज़्यादा थर्मली स्टेबल ज़्यादा है, क्योंकि अंदर मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं, मोर ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इट इज़ मोर थर्मली स्टेबल। फिर HXO3 वाला आता है, उसके बाद जो है वो HXO2 वाला आएगा, और उसके बाद जो है इट इज़ मोर थर्मली स्टेबल देन HXO। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखना है कि जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो है वो मौजूद होंगे ऑक्सी एसिड में, उतना ज़्यादा जो है वो थर्मली स्टेबल होगा। ठीक है, या थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो उसकी वो एसिड की इंक्रीज कर जाएगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया है, फर्स्ट प्रॉपर्टी थर्मल स्टेबिलिटी। तो अब स्टूडेंट्स मैं आती हूँ सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज एसिड स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ में एसिड स्ट्रेंथ को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिड स्ट्रेंथ की मैंने बात की, तो एसिड इसमें क्या है, तो मैंने ये बात पहले भी डिस्कस की हुई है स्टूडेंट्स कि जब भी टर्म एसिड आए तो उसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी स्पीशीज जो आपको प्रोटॉन दे दे आसानी से, हाइड्रोजन H पॉजिटिव जो है वो अपना लूज कर दे, प्रोटॉन लूज कर दे या H पॉजिटिव लूज कर दे, तो हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो अब एसिड स्ट्रेंथ हम देखेंगे कि जो है स्ट्रेंथ की बेसिस पे कि मतलब कितना एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है या कौन सा एसिड कितना वीक है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे एसिड स्ट्रेंथ में। तो एसिड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। जैसा कि हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया कि थर्मल स्टेबिलिटी, जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इंक्रीज करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। सेम इसी तरह एसिड स्ट्रेंथ जो है वो भी डिपेंड करती है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे उतनी ज़्यादा जो है वो एसिड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। अब सवाल पैदा होता है कि वो कैसे। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है कि वो कैसे। तो इसके लिए जो है इसकी प्रॉपर रीजन मैं आपको देने लगी हूँ। तो देखिए यहाँ पर है कि एक्चुअली ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, जितने ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स होंगे, देखें ऑक्सीजन एटम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की क्या पहचान होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, अपनी तरफ विड्रॉ करता है, अपनी तरफ खींचता है। जब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपनी तरफ खींचेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है इसके साथ जो मौजूद है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों से बात की कि हाइड्रोजन के साथ जो है ये ऑक्सी एसिड जो है वो कनेक्टेड है, किस तरह से कनेक्टेड है, HO और X की फॉर्म में, मतलब थ्रू ऑक्सीजन एटम जो है ये इंटरलिंक्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन फिर हैलोजन के साथ इंटरलिंक्ड है थ्रू ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो मौजूद है, तो जितने ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स मौजूद होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब उस तरफ चली जाएगी, ठीक है,
शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन की तरफ कम रह जाएगी। ठीक है, जब कम रह जाएगी तो यहाँ से हाइड्रोजन एटम को जो लूज करवाने की टेंडेंसी होगी वो आसान होगी, मतलब हाइड्रोजन एटम जो है वो यहाँ से आसानी से लूज हो जाएगा। तो जितना आसानी से लूज हो जाएगा इतना जो है वो ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो यही वजह है स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम्स लगे हुए हैं, मतलब 4 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लगे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इसकी ऑक्सीजन एटम की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगी और इसकी तरफ हाइड्रोजन की तरफ कम रह जाएगी, और इसीलिए इसके अंदर टेंडेंसी होगी कि ये अपना प्रोटॉन जो है वो आसानी से लूज कर सकेगा। सो इसी वजह से ये गुड एसिड कहलाएगा। ठीक है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी HXO4 में। ठीक है, और यही ऑर्डर, मतलब आप एसिड स्ट्रेंथ के लिए भी यही ऑर्डर आप लेंगे। ठीक है, फिर सबसे ज़्यादा इसकी होगी, इसमें कम होगी इसकी निस्बत, क्यों, क्योंकि इसमें 4 ऑक्सीजन की बजाय अब 3 ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं, इससे कम 1 ऑक्सीजन एटम मौजूद है, और इसमें और कम होगी क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है, और इसमें लास्ट वाले में और कम होगी क्योंकि इसके अंदर जो है जस्ट 1 ऑक्सीजन एटम मौजूद है। सो इस बेसिस पे आपने इसका सेम ऑर्डर जो है वो आप लोगों ने ले लिया। होप सो कि ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर है, यही मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा भी है, तो ये आप देख लें। क्या है कि एक्चुअली ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉइंग इफेक्ट, जितने ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स मौजूद होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, दस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड अवे फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम, और इसी वजह से हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो शिफ्ट होती जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम की तरफ। ठीक है, एंड हिंस टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन इंक्रीज, और हाइड्रोजन को लूज करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सी एसिड्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो यही बेसिस है, इसी बेसिस पे फिर हमने ऑर्डर दिया कि ऑक्सीजन एसिड्स की स्ट्रेंथ जो है वो HXO4 की ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन एटम यहाँ पर 4 हैं, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बढ़ते जाएंगे तो एसिड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, फिर HXO3 की, और फिर 2, और फिर इस तरह से सिंपल HXO का आपने जो है ये प्रॉपर ऑर्डर जो है वो आप लोगों ने देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसके जो थर्ड हमारे पास जो इसका थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज़ ऑक्सीडेशन पावर, उसकी तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब लास्ट नहीं बल्कि थर्ड नंबर पे जो हमने हमारा थर्ड पॉइंट था ऑक्सीडेशन पावर, अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका ट्रेंड बिल्कुल ऑपोजिट है एसिड स्ट्रेंथ और थर्मल स्टेबिलिटी से। ठीक है, मतलब आप खुद समझ गए होंगे कि बिल्कुल इसमें ऑर्डर जो है उनका ऑपोजिट होगा। ठीक है, HXO4 के बजाय HXO जो है वो इसमें उसकी ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब वो कैसे कि देखें, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो है वो इंक्रीज करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस इंक्रीज। तो ये बात तो आप लोगों ने पहले ही देख ली थी कि जितने ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो इंक्रीज करते हैं, ये आप देख रहे हैं कि जितने ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो इंक्रीज करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज करती है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही थी। ठीक है, एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेज, लेकिन उनके अंदर जो ऑक्सीडाइज होने की जो पावर है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, कैसे कि देखें, हम HXO4 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स के +7 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है कि ऑक्सीडाइज होने की पावर, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, और इट सेल्फ क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा। ठीक है, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करना, दूसरों के ऑक्सीडेशन नंबर को। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि अब ये खुद इसका मजीद इस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, इससे ज़्यादा जो है ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है कि हैलोजन का हो नहीं सकता। ठीक है, मैक्सिमम +1 से +7 की रेंज है इसकी जस्ट, तो अब क्या होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता ना, तो इसी वजह से क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इंक्रीज होंगे उनकी ऑक्सीडेशन नंबर तो हैलोजन का इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन उनकी ऑक्सीडाइज होने की पावर जो है वो क्या, मतलब मजीद ऑक्सीडाइज होना, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करना, वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन पावर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ तक हम होप सो के स्टूडेंट्स आपको ये थर्ड पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि कंपैरिजन ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट हैलोजेंस। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो स्टूडेंट्स ये मैंने प्रॉपर्टीज़ आपसे डिस्कस की, थर्मल स्टेबिलिटी, एसिड स्ट्रेंथ एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तीनों पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। अब ये लास्ट है जो प्रॉपर्टी कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं एसिड स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट हैलोजन। पहले हम लोगों ने सेम हैलोजन्स लिए थे, ठीक है, जैसे क्लोरीन के ही हम सारे हैलोजन्स ले रहे थे, लेकिन अब हम हैलोजन जो है वो डिफरेंट ले रहे हैं और उसकी रिस्पेक्ट से हम एसिड स्ट्रेंथ का कंपेरिजन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन जो है दे आर मोर एसिडिक देन ब्रोमीन। यहाँ पर ये बात लिखी जा रही है कि क्लोरीन जो है इसके ऑक्सी एसिड
एसिड जो हैं वो मोर एसिडिक हैं ब्रोमीन से, और विच आर मोर एसिडिक दैन आयोडीन। और ब्रोमीन के ऑक्सी एसिड जो हैं वो नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो और ज़्यादा एसिडिक हैं, वो एसिडिक हैं किससे, आयोडीन से, ठीक है। एंड इट इज़ ड्यू टू द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन एटम फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। तो ये साथ में आप कह सकते हैं कि ये इसकी रीज़न लिखी गई है कि क्यों ऐसा है। तो यही बात स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ कि देखिए मैंने कहा कि ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन आर मोर एसिडिक। अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की अगर हम एसिड्स को देखें, मतलब डिफरेंट हैलोजन्स आप देख लें, इसके अंदर क्लोरीन है, इसके अंदर ब्रोमीन और इसके अंदर आयोडीन है, तो इनकी अगर हम बात करें तो ये मोर एसिडिक है क्लोरीन वाले। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पर अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वैसे तो फ्लोरीन होता है लेकिन हम यहाँ पर बात ही इन तीन की कर रहे हैं, तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद होगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। जब अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो क्या होगा कि हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम रह जाएगी, ठीक है। तो उसको प्रोटॉन, उसके जो प्रोटॉन है उसको निकालना जो है वो आसानी से वो निकल जाएगा और इतना अच्छा वो एसिड कहलाएगा। तो अब यहाँ पर देखें कि क्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है और साइज़ जो है वो इसका अगर हम साइज़ की बात करें तो क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इसकी ज़्यादा है और साइज़ जो है वो भी छोटा है, ठीक है, साइज़ कम है। और साइज़ जो है डाउन द ग्रुप आते हैं तो आपको पता है साइज़ इंक्रीज कर जाता है। तो दो रीजंस हैं ड्यू टू द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक तो ये है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसी वजह से ये जो है वो आसानी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ करेगा, तो हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रह जाएगी, तो यहाँ से प्रोटॉन को निकालना आसान हो जाएगा। सो इसी वजह से ये क्या होगा, गुड एसिड होगा और इसी की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर इसके निस्बत ब्रोमीन को देखें तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम हो गई है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आप देख रहे हैं कि देखें फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वैसे यहाँ पर मैं जस्ट बात कर रही हूँ, वो 4 उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। और इसमें जो क्लोरीन है उसकी 3.0 होती है, ब्रोमीन की जो है वो 2.8 होती है और आयोडीन की 2.5 होती है, ठीक है। ये तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज का। तो आप देखें क्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये इसी वजह से मोर एसिडिक होगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा तो प्रोटॉन जो है वो आसानी से निकल जाएगा, आसानी से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ कम रह जाएगी तो ये आसानी से लूज कर सकेगा। जबकि ब्रोमीन की बात करें तो यहाँ पर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी आसानी से ज़्यादा इस तरह से नहीं खींचेगा जितना कि क्लोरीन अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा था, उतनी अच्छे से ये विड्रॉ नहीं कर सकेगा ब्रोमीन। तो क्या होगा कि ये प्रोटॉन जो है वो इसके साथ ज़रा अच्छे से कनेक्टेड होगा, तो इसको लूज़ करवाना ज़रा सा मुश्किल होगा। और इसके रिस्पेक्ट से अगर हम आयोडीन में देखें तो इसमें तो और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो कम हो गई है, 2.5 हो गई है, तो यहाँ पर जो है वो ज़्यादा टाइटली बाउंड होगा हाइड्रोजन, तो इसको इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना ज़रा और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा HClO3 की होगी, फिर ब्रोमीन वाले की होगी और फिर आयोडीन वाले की होगी, ठीक है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको जो है ये पॉइंट जो है वो आसानी से समझ आ गए हैं, ठीक है। तो यही हमारे जो है वो प्रॉपर्टीज़ थी, जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ये चारों प्रॉपर्टीज़ जो है वो साथ में आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है, ये जो पार्ट बी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, आपको सब पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गया। और स्टूडेंट्स अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। Thank you so much, students.